वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो आपको जे एडवांस के पहले एटलीस्ट वन टाइम रिवाइज कर लेने चाहिए ताकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के बन सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप रैंकर 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की वीडियोज नोटिफाइड रहे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट जो टॉपिक आता है जे एडवांस के ऑफिशियल सिलेबस में वो है आइसोलेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जनरल नॉन मेटल्स जो कि नोन है सारे ग्रुप्स में, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस। तो मैं बोलूंगा इन सब के प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी से, साथ में इनके जो एलोट्रोप्स है या फिर साथ में इनके जो आइसोलेशन प्रॉपर्टीज है कि किस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं नेचर से, या इनके स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, उनके फर्दर एलोट्रोप्स के जो प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, कन्वर्जन पॉइंट वगैरह वगैरह, ये सारे चीजों को आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, केवल एनसीईआरटी में जितना दिया है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके आगे आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। और मैं बोलूंगा कि इसको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर ले, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन आता है कार्बन का, तो कार्बन में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कार्बन का ग्रेफाइट और डायमंड्स के सारे प्रॉपर्टी। फॉस्फोरस, सल्फर तो मैंने पहले मेंशन ही कर दिया। फिर क्वेश्चन ये टॉपिक आता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में ये इसमें तो कंपाउंड्स के फॉर्म में ये दिया है। मैं बोलूंगा कि जो भी ग्रुप्स वाइज हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 16 ग्रुप, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, पर ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, फिर ऑक्सीजन है, फिर ओजोन है। तो इन सारे के प्रॉपर्टीज को आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना होगा। केवल एनसीईआरटी में जितना दिया है बस उतना ही। सारे रिएक्शंस को एक बार याद करने रहेंगे, सारे यूजेस को अच्छे से समझना होगा कि हम पेरोक्साइड को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली मींस ये कॉमन आइडिया होना चाहिए कि हाँ, पेरोक्साइड को ब्लीचिंग के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्योंकि इस टाइप के ही चीजों को यूटिलाइज करके आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं जे एडवांस में। उसी तरीके से सल्फर के यूजेस, सल्फर के डिफरेंट रिएक्शंस, सल्फर के एलोट्रोप्स के डिफरेंट रिएक्शन, उसी तरीके से सल्फेट बनाता है, सल्फाइट बनाता है, उन सारे चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इनफैक्ट सारे के ग्रुप्स के एक बार जो ग्रुप वाले चैप्टर है, उन सारे ग्रुप वाले चैप्टर के यूजेस, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, सब कुछ एक बार आप देख लो। क्योंकि ग्रुप वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर। ये ऑलमोस्ट आपके सारे इनऑर्गेनिक को कवर कर लेगा। बाकी सारे जो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, शेप पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछा जाएगा, उसके ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल है, आप केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे थोड़ा ध्यान रखना। बाकी डाइपोल मोमेंट ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज वगैरह, डायप्टर में क्या होता है ये सब, डेबाई में क्या होता है, सॉरी। और फिर बाकी सारे नॉर्मल चीजें हैं, उनको अगर आपने प्रैक्टिस करा है अच्छे से, जैसे शेप, ज्योमेट्री, तो उन सब के कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोबारा। फिर आता है हमारा एसिड्स। एसिड्स अगर आप ग्रुप 16 और 17 का देख लेते हैं, 15, 16, 17 का, जैसे कि फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस के सारे एसिड्स का, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, इन सारे एसिड्स को, फिर सल्फर के सारे एसिड को, मींस डाइसल्फोनिक एसिड वगैरह वगैरह, फिर क्लोरीन का सारा एसिड, ब्रोमीन का एसिड, आयोडीन का एसिड, HClO4, HClO3, HClO, ये सारे चीज, HOCl सॉरी, इन सारे चीजों के प्रॉपर्टीज को कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किनका एसिडिटी ज्यादा है, किनका पीके क्या होगा, पीके भी क्या होगा, ये सारी चीजों को एक बार देख लेना है एसिड्स वाले को। और ये मैं एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बोल दिया कि ग्रुप्स वाले सारे चैप्टर्स को आपको एक बार एनसीईआरटी रीड अच्छे से करना होगा। अगर आपने पहले ही अच्छे से रिविजन कर रखा है तो एक बार दोबारा कर लो, क्योंकि जे एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट इसी से। फिर आता है ट्रांजिशन और 3D मेटल्स। तो 3D मेटल ट्रांजिशन में आपको कलर्स अच्छे से याद रखना होगा। आपको रिएक्शंस ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, बट कलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको लीगेंड के प्रॉपर्टीज को ज्यादा ध्यान में रखना है, याद करके रखना है कि कौन से लीगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कौन से लीगेंड का चिलेटिंग पावर ज्यादा है वगैरह। और मींस मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करना तो सबसे मींस नॉर्मल सा चीज है। हाँ, 3D सीरीज में आपको सारे प्रॉपर्टीज को भी एक बार ग्राफ देख लेना है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ग्राफ होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या क्या ग्राफ होगा, साथ में उनके स्टेबिलिटीज का कि कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है, किनका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, किनका नियर ऑक्टेट है,
किनका पार्शियल है, स्यूडो ऑक्टेट है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, कोऑर्डिनेशन में शेप डिसाइड करना, जैसे कि हमने बोला कि लिगेंड के प्रॉपर्टी पे बेस्ड शेप डिसाइड करना, शेप में हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो नॉर्मल प्रैक्टिस होता है। फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं जैसे KMnO4, K2Cr2O7, FeSO4, फिर CuSO4, इन सारे कंपाउंड्स का स्पेसिफिक रिएक्शंस कि हाँ इनके प्रॉपर्टीज, जैसे K2Cr2O7 कब कब ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन करेगा, किन के साथ क्या प्रोडक्ट देगा, तो जैसे NH3 के साथ क्या प्रोडक्ट देगा, HCl के साथ क्या प्रोडक्ट देगा, Br2 के साथ क्या प्रोडक्ट देगा, उसी तरीके से KMnO4, MnO2, ये सारे चीजें कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उन सारे को एक बार देख लेना है। AgNO3 हो गया, AgCl हो गया, फिर साथ में FeSO4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हाइड्रेट्स उसमें अंदर होते हैं और कितने कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं। फिर CuSO4 में भी वही कलर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब वो ब्लू होगा, कब वो व्हाइट होगा वगैरह। जिंक के भी कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ओर एंड मिनरल्स। ओर एंड मिनरल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं बोलूंगा आप ओर एंड मिनरल में मेटालर्जी का अगर ध्यान में रखें तो आप जनरली सारे ओर के नेम और उनके फॉर्मूले याद कर लो, और उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस दिए हुए हैं उन सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को एनसीईआरटी से बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लो कि क्या स्टेप बाय स्टेप है। आयरन का जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें रिएक्शन कौन सा रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होता है, उन सारी चीजों को बाय हार्ट कर लो। फिर साथ में बहुत सारे कॉपर अगर देखें तो कॉपर मैट क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होता है, इन सारे टर्म्स को आप एक बार देख लो। एनसीईआरटी से हमें बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, एनसीईआरटी में जितना दिया है बस उतना ही जे एडवांस के लिए काफी है। तो ये था हमारा मेटलर्जी। उसमें बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, जैसे कार्बन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, हमारा लीचिंग प्रोसेस होता है, हमारा साइनाइड प्रोसेस होता है जो गोल्ड और सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके साथ ही हमारा सेल्फ रिडक्शन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट में आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आप देखो तो अनायन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कटायन का क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम है तो आप कटायन के क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक बार ध्यान में रखना। कटायन के क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स जो एक्सेप्शंस आते हैं कि वो नीचे वाले रिएजेंट से भी, ये नीचे वाले जो मेटल्स है वो ग्रुप 3 या ग्रुप 4 आगे वाले रिएजेंट्स के भी रिएजेंट से भी हमारा वो क्वालिटेटिवली एनालाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एनायंस का। तो एनायंस का आप जनरली जो देखोगे लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल्स कराया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनायंस के केस में, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको रिसोर्स चाहिए तो मैं बोलूंगा कि आप लैब मैनुअल खोलो। जो एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है क्लास 12 और 11 में दोनों ही में क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर, उसमें जाकर के पूरा चैप्टर में जितना भी चीजें दिया है कंटेंट को उसे एक बार देख लो कि आपको वो कंफर्म्ड है कि नहीं, आता है कि नहीं। जैसे बहुत अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोग ये याद करते हैं कि स्टार्च में आयोडीन का कलर क्या होगा, तो वायलेट या ब्लू होगा, मगर एनसीईआरटी में ये ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जो जनरली लोगों को याद नहीं होते हैं। लैब मैनुअल में एक क्वेश्चन है स्टार्च में ब्रोमीन डालेंगे तो कौन सा कलर होगा। तो ये एज अ सर्च हंट मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन को कि आप ये देखो एनसीईआरटी में जाकर के कि क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर जो है लैब मैनुअल के एनसीईआरटी में उसमें दिया हुआ है कि नहीं। आप उसमें जाके देखो क्वालिटेटिव में सारे कंटेंट आपके थ्योरी के हिसाब से मैच करते हैं कि नहीं जो आपने अपने नोट्स में लिखा है। तो एक बार उसके थ्रू गो थ्रू कर लेना है और फिर फाइनली आपका खत्म हो गया। इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का ओवर हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार आप पढ़ करके चले जाओ एनसीईआरटी के थ्रू, एक बार रीडिंग करके चले जाओ तो ऑलमोस्ट आपका जे एडवांस का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, एक बार रिविजन भी हो जाएगी। सो इसी के साथ मैं फाइनली आपसे बोलूंगा कि आप अगर वीडियो को अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट दबा दे ताकि आप आगे की वीडियो से नोटिफाइड रहे।